हेलो दोस्तों, मैंने अपनी अलमारी से एक पवार की गोली निकाली जो कभी कभार विशाल दिया करते थे। फिर मैं रसोई में चली गई और हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया, उसमें एक गोली दाग दी ताकि विशाल को थोड़ी ताकत मिल सके। यह सब करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और विशाल के कमरे की ओर चली गई। विशाल बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने ही मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हो। विशाल ने कोच में कहा, चाची मन तो करता है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ाया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम यह दूध पी लो। विशाल ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन दिल अभी भी उतना ही युवा है। मैं 5 फीट 5 इंच लंबी हूँ और मेरी काया भरी भरी है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा जाता है। मेरी गोरी त्वचा पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं चांदनी रात में घूम रही हो। मेरे एक 25 साल के भतीजे ने, जो बहुत ही मासूम और उत्साही है, मेरी जिंदगी में एक नई हलचल ला दी है। जब वो मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती है, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी कभी वह कहता है, चाची आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही है। उसके इस तरह से कहने पर मैं मुस्कुरा देती हूँ। मेरे पति सरकारी नौकरी में हैं और हम शहर में रहते हैं। हमारी एक प्यारी सी 3 साल की बेटी भी है। हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी भी भूत के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर भूत का रंग काला माना जाता है, लेकिन मैं अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखती थी और कभी कभी मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने एक ऐसी घटना घटी जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी भावनाएं संभाले नहीं संभले, मैं अपने पति के पास बैठ गई और बोली, वह भी क्या दिन थे जब बाप रोजाना भूत मारा करते थे। यह सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे और बोले, क्या हो गया नेहा, आज तो पूरे जोश में लग रही हो। मैंने हल्की नाराजगी में कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति ने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, नेहा मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, अभी तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस कुछ दिन और निकाल दो बेदी, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं प्लास्टर उधर ने में और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया है। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरी उदासी देखकर मेरे पति ने मुझे हंसाने के लिए कहा, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध पिला दो, डॉक्टर ने भी यही कहा है। मैं हंसते हुए बोली, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी रानी ने सब पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे, पर मेरी उदासी इतनी आसानी से दूर नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वे सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उठकर देखने चली गई कि वे राव सोया है या नहीं। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि वो अभी भी मोबाइल देख रहा था। मैंने पूछा, विशाल 1 बज गए हैं और तुम अभी तक सोए नहीं, लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। विशाल उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही फोन देख रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा, चाची आप भी तो नहीं सोए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विकास ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैं हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। मेरी बात सुनकर विशाल हल्का सा मुस्कुराने लगा और नजरें झुका ले। मैंने मजाक में कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा यह बताओ, अभी तक कोई लड़की बताई है या नहीं। विशाल शर्मा गया और कुछ नहीं बोला। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतनी शर्म कैसी। वो धीरे से बोला, चाची सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने कभी अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अरे तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बड़ा मजा आता है। विशाल बोला, हाँ चाची एक थी, पर उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। मैंने मजाक में पूछा, तो तुमने उसकी चुकाई कर दी होगी ना। विशाल हंसते हुए बोला, अरे नहीं चाची, सच बताओ तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तुम तो बड़े भोले हो विशाल, चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। इस तरह बातें करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला और मैं
वहीं विशाल के कमरे में सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि विशाल पेड़ पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा है। मेरे उठते ही उसने मुझे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। मैंने हंसते हुए उससे पूछा क्या देख रहे हो, तो वह बोला चाची आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराए और मजाक में कहा तो अब सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को बड़े शर्मा रहे थे। इस पर विशाल भी हंसने लगा और फिर बोला चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा अरे पागल मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। विशाल ने हिचकते हुए पूछा चाची सच सच बताना, आप जो यह वजन अपने सीने पर लेकर घूमती है आपको भारी नहीं लगता क्या। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़े। इसके बाद से विशाल मुझसे पहले से भी ज्यादा खुल गया था। अब वो मुझसे ज्यादा संकोच नहीं करता था और इससे मैं भी खुश थी क्योंकि अब समय अच्छे से कटने लगा था। उसे आए हुए 10 से 15 दिन बीत चुके थे और अब वो घर के कामों में हाथ बटाने लगा था। बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमाने ले जाता। वह मेरी बहुत सेवा करने लगा था, मेरे सिर की हल्की हल्की मालिश कर देता और कभी कभी कमर भी दबा देता था। लेकिन मेरी चाहत और प्याज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जबकि मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब विशाल ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो पढ़ाई कर रहे थे। वे भी मुझ पर नजर रखते थे। जब भी मैं छत पर बाल खाने या कपड़े फैलाने जाती तो वे मुझे देखते और अपनी नजरों से मेरा पीछा करते। पहले तो मैंने सोचा कि इनमें से किसी एक को चुन लो ताकि थोड़ी राहत मिल सके, लेकिन फिर सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कहीं कल को इनमें से कोई हमें बदनाम न कर दे, इस वजह से मैंने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन विशाल तो घर का ही सदस्य है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि वही मुझे संतुष्ट कर सकता है। मैंने सोच लिया कि आज विकास को अपने करीब लाने का पक्का प्लान बना लूंगी। इस विचार के बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विशाल नहाकर तरोताजा होकर रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना लिया। मैं रसोई में लोटे से दूध निकाल रही थी ताकि मेरा प्लान काम कर सके। मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और विशाल के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए मुझे डर भी नहीं लग रहा था। जैसे ही विशाल अंदर आया, मुझे देखकर वह थोड़ा घबरा गया और कहने लगा सॉरी चाची मुझे माफ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मैंने उसे रोकते हुए कहा अरे विशाल कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। विशाल बोला अरे चाची ऐसे में अंदर कैसे आ सकता हूँ मैंने मुस्कुराते हुए कहा ऐसे वैसे मत सोचो और मेरी मदद करो। विशाल के मन में मदद करने की इच्छा तो थी, पर वो मुझे चाची समझकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने उसे फिर से कहा अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। विशाल धीरे धीरे रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता रह गया। मैंने हंसते हुए कहा ऐसे क्या देख रहे हो, क्या पहले कभी नहीं देखा। विशाल बोला सच में चाची आपको देखकर अलग ही महसूस हो रहा है, आप बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा अच्छा अब तारीफ छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी विशाल ने कहा चाची मुझे नहीं आता ये सब कैसे करना है। मौसी ने हंसते हुए कहा अरे इसमें कुछ भी नहीं है, बस यह पकड़ो और धीरे धीरे दबाव। कुछ देर बाद विशाल थोड़ा घबरा गया और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। मुझे लगा कि अब उसे थोड़ा और समझाने का समय आ गया है, लेकिन जैसे ही उसकी मदद के लिए झुकी तो देखा कि विशाल का शैम्पू पहले ही खत्म हो चुका था। यह देखकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो हंस पड़े। विशाल ने हड़बड़ाते हुए कहा सॉरी चाची मैंने पहले कभी यह नहीं किया था, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर इसे साफ करके आता हूँ। और बिना कुछ सुने वह जल्द से रसोई की ओर चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके लिए यह नया अनुभव था। इस सब में आज खाना थोड़ा लेट हो गया। मैं जल्दी से खाना तैयार किया और विशाल के लिए कमरे में ले गए। विशाल जो कि एक सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, मेरी बहुत रखते थे। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो मेहनत के बाद पसीने से तर हो चुके थे। मुझे देखकर उसने पूछा इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो नेहा, धीरे धीरे काम कर लो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करती हो तो मैं इससे भी बुरा हाल हो जाता है। मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हो लेकिन तुम न बेबी नौ कहकर स्पीड को दुगना कर देती हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे और बोले तुम भी ना नेहा कहा कि बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद मेरा पति खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी।
दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी इसलिए नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद में विशाल के कमरे में उसे देखने गए लेकिन वह भी हो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं विशाल को चाय देने गई तो वह फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और उससे पूछा, क्या बात है विशाल, आज तुम काफी ढीले ढाले लग रहे हो। विशाल बोला, चाची मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था, प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं का बुरा मानूंगी, वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने विशाल को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज विशाल के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे, वह बस मेरी तारीफ से ही करता जा रहा था। विशाल बोला, चाची आप बहुत अच्छी हो, मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 15 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है और ऊपर से आपकी खूबसूरती भी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारे से ही निकल रही है, लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। विशाल मेरा हाथ पकड़ कर बोला, आप सही कह रही हो चाची, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी, प्लीज चाची मना मत करना, बस एक रात की बात है, इसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। जब विशाल यह सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, बताओ मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है। वैसे भी अब तुम्हारे चाचा वैसा नहीं कर पाते हैं तो मैं इतना शर्माऊं मत, अगर तुम शर्मा होगी तो कैसे चलेगा, अब से तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि जीए समझो। विशाल बोला, चाची एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाएगा, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं। मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस रात के लिए तैयार रहना। विशाल ने मेरे इतना कहते ही खुशी से थैंक्स चाची कहना शुरू कर दिया। वह बोला, चाची आप बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने देखा कि शाम हो रही है और मुझे विवेक को नहलाना है, इसलिए मैं वहां से चली गई। जब विवेक जीना लिए तो विशाल उन्हें बाहर टहलाने ले गया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही विशाल ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। उस समय तक रात के 9 बज चुके थे और विवेक की दवाइयों का समय हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। विवेक की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थी ताकि उन्हें ज्यादा दर्द न हो और वे आसानी से सो सकें। दवाइयां लेकर विवेक जल्दी ही सो गए। मैं उनका सिर दबा रही थी और जैसे ही मुझे पता चला कि विवेक सो चुके हैं मैं वहां से चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जूड़ा बना लिया और है के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ लेकिन आज थोड़ी बहुत तैयारी कर ली ताकि मेरा चेहरा खिल जाए। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभी विवेक लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी और बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि विशाल को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते देर रात के 11 बजे हो गए। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विशाल के कमरे में चली गई। विशाल बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आए वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हो। विशाल ने संकोच में कहा, चाची मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस में से पी लो। विशाल ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। विशाल ने जवाब दिया, चाची पूजा तो शुरू कर दूंगा लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाई होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आए हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं विशाल को अब तक बच्चा ही समझ रही थी लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। विशाल ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद लिया जबकि मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई। वे तो सीधे पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने विशाल से कहा, अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, या नहीं चाची, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह विशाल की पहली पूजा थी इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। ज्यादा नहीं था कि लेकिन विशाल पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था इसलिए मैं भी बहुत खुश थी।
इसके बाद विशाल थक गया और आराम करने लगा। मैं वहीं थी जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट टाइम, तो विशाल ने कहा चाची सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी है, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी चाची हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और विवेक को दे आई। इसके बाद में विशाल को चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा चाची मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे लगा कि शायद विकास को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा विशाल तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, सच कहूँ तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज तुम इतने टेंशन मत लो, और हाँ इसके बारे में किसी से भी मत कहना। विशाल ने सिर हिलाया और बोला चाची अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो मैं आ जाऊंगा, फिर आपकी मदद के लिए मैंने तुम्हें मना किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और विशाल फिर से मेरी तारीफ करने लगा। चाची आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी चाची मिली। इसके बाद मेरे और विशाल के बीच पक्की दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं विशाल से पूजन करवा लेती। इसी बीच विशाल के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाएं, लेकिन विशाल ने मना कर दिया। अब मेरे पति विवेक भी चलने फिरने लगे थे तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। विशाल अब मेरी ओर ज्यादा ध्यान देने लगा था। शाम को जब भी मैं निवेश सुलाकर विकास के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सिर भी दबाता। मैं विकास से कहा करती थी मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता चुप रहो, मौत से आप सारा दिन काम करती हो इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों शायद आप लोगों को मेरा यह कदम अच्छा न लगे, क्योंकि मैंने अपनी चाची के रिश्ते में दरार डाल दी है। सच कहूँ तो यह मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस भावनाओं में बह गई और अनजाने में सब हो गया। इसलिए आपसे विनती है कि इस कहानी को पढ़ते समय खुद को भावनाओं में बहने से रोके, क्योंकि यह गलत होता है। मेरी कहानी को समझने की कोशिश करें और मेरी एक गुजारिश है कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती न करें। यह कहानी हमें कई अहम सबक देती है जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। आइए इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में नेहा अपने पति विवेक की देखभाल करती है जब वो एक दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी है। जीवन में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। नेहा और विवेक का रिश्ता बताता है कि परिवार के सदस्यों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। जब विवेक को चोट लगती है तो नेहा को उनका ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें उनका दोस्त विशाल भी मदद करता है। यह दर्शाता है कि कठिन समय में परिवार और दोस्तों का सहारा कितनी बड़ी शक्ति होती है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए। विवेक की चोट के कारण अनुष्का को उनकी सेहत का खास ख्याल करना पड़ता है, जो हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। किसी भी स्थिति में हमारी प्राथमिकता हमारे और हमारे परिवार की सेहत होनी चाहिए। नेहा ने विवेक की बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखे, जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जीवन कई बार मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस कहानी में जब विवेक और नेहा एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं तो उनके बीच की दूरियां कम हो जाती है। यह दर्शाता है कि खुला संचार किसी भी रिश्ते की नींव है। हमें अपने मन की बात बिना किसी झिझक के कहनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते मजबूत बने रहें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और समर्पण बहुत जरूरी है। कठिन समय में अपनों का सहारा, सकारात्मक सोच और खुला संचार किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। नेहा और विवेक का रिश्ता प्रेम और विश्वास की नींव पर आधारित था। विवेक नेहा का पति था और वे दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। उनकी जिंदगी में संतुलन का बड़ा महत्व था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। विवेक का मानना था कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना जरूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आवश्यक है। एक दिन विवेक को एक दुर्घटना में चोट लग गई। उस समय नेहा ने बड़े धैर्य और समर्पण से उनकी देखभाल की। उसने अपने भाई को मदद के लिए बुलाया और परिवार के बाकी सदस्य भी उनकी सहायता के लिए आ गए। इस घटना ने नेहा को और मजबूत बना दिया।
इस कठिन समय में नेहा के एक पुराने मित्र ने भी सहयोग दिया। विशाल के साथ उसका रिश्ता थोड़ा जटिल था, लेकिन दोनों के बीच एक समझदारी और पारस्परिक सम्मान का भाव था। विशाल और नेहा के बीच की बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी है। विशाल ने नेहा को अपने अनुभवों के बारे में बताया, जिससे नेहा को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला। उससे यह महसूस हुआ कि रिश्तों में भौतिक सीमाओं से ज्यादा भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता होती है। नेहा ने अपने जीवन में सकारात्मक आदतों को अपनाना शुरू किया ताकि उसका स्वास्थ्य और सोच दोनों बेहतर रहेगा। विवेक के साथ रहते हुए उसने यह सीखा कि धैर्य और दृढ़ता से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जब कठिन समय आता है तो धैर्य रखने से मनोबल बढ़ता है और समस्या का हल भी निकलता है। विशाल ने नेहा के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे नेहा को यह समझ में आया कि जीवन में नई अनुभवों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, बशर्ते हम इसे अपनाने के लिए तैयार हो। नेहा ने अपनी असलियत को स्वीकार किया और जीवन को संतुलित रखने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, रिश्तों में विश्वास बनाए रखना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही एक संतुलित और सफल जीवन का राज है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी में नेहा ने विवेक की चोट के दौरान बहुत धैर्य बनाए रखा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज का अपना एक समय होता है। हमें किसी भी काम को जल्दबाजी में करने की बजाय सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। कहानी की यह शिक्षाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपने प्रियजनों की देखभाल करनी चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। ये बातें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज में भी एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करती है। इस प्रकार यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें गहरी शिक्षा भी छिपी हुई है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर